छात्रों, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड पर हम कक्षा 10वीं हिंदी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरी वीडियो लास्ट तक अवश्य देखना है। और इसमें से जो क्वेश्चन 2025 में रिपीट होने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, साथ में आपको एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा अवश्य देखिएगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे। तो सही विकल्प यहां पर दिए हुए हैं जो कि आपके 1/6 यानी कि आपके 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे और आपको 6 नंबर मिलेंगे अगर आप 6 ही सही कर देते हैं तो पहला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि हैं। तो प्रगतिवादी कवि कौन है? मुक्तिबोध या सुमित्रानंदन पंत या फिर नरेश मेहता या फिर जगमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत जो है वो है प्रगतिवादी कवि। इसके बाद में है, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। तो नेताजी की जो प्रतिमा थी उसकी ऊंचाई कितनी थी? उनकी ऊंचाई थी 2 फुट। कितनी थी? 2 फुट उनकी ऊंचाई थी। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 5, 3 फुट, 10 फुट। तो इसमें से सर राइट आंसर क्या है? 2 फुट। इसके बाद में, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को या फिर आज्ञे को या फिर नागार्जुन या फिर स्वयं प्रकाश को। तो इसका राइट आंसर जो है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगर आपके में ये आता है तो आपको राम वृक्ष बेनीपुरी लगाना है। तो हो सकता है कि आपको ये रेगिस्तान में देखने को मिलेगी, हो सकता है ये आपको सत्य और असत्य में देखने को मिले। तो ऐसे आपको जरूरी नहीं कि आपको सही विकल्प में देखने को मिले, इसलिए आपको याद करना है अच्छे से। इसके बाद में सूर सारावली के कवि का नाम है। तो सूर सारावली के कवि का नाम है क्या है? सूरदास है, कबीरदास है, मैथिली शरण गुप्त है या फिर नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर है वो है सूरदास। और इसके बाद में है अगला प्रश्न, पांचवा, कवि निराला का जन्म हुआ था सन 1904 में, 1900 में या फिर सन 1899 या फिर सन 1888। तो इसका राइट आंसर जो है वो 1899 में हुआ था। इसके बाद में कुहासा का अर्थ है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6वां वाला। कुहासा का अर्थ क्या है? कंबल, कोहरा या फिर सन्नाटा या फिर सहारा। तो इसका राइट आंसर है वो है कोहरा। कोहरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आपको सभी सही विकल्प के आंसर लगा लेना है। और आप चाहो तो सभी आपको ये पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इसके बाद में है, इसके बाद में रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखना है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है 5, 7, 8। तो इसका राइट आंसर है कौन सा? 8। इसके बाद में दूसरा है हमारा छंद के प्रकार है। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर है 2। इसके बाद में बल्लवाचार्य के गुरु थे। तो बल्लवाचार्य के गुरु थे, किसके गुरु थे? सूरदास के, परशुराम के या फिर तुलसीदास के। तो इसका राइट आंसर है बल्लवाचार्य जो थे वो सूरदास के गुरु थे। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा, दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती हैं। तो कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पर 11-11 मात्राएं या फिर 13-13 या फिर 14-14। तो इसका राइट आंसर क्या है? 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में पांचवा, रस के अंग हैं। रस के अंग कितने होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं जो कि आपको यहां पर लिखना है। इसके बाद में है 6वां, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है। तो कब से माना जाता है? 1900 से माना जाता है। तो वहां पर 1900 आपको करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा है जिसमें सही जोड़ियां पूछी गई हैं। तो सही जोड़ियां कुछ इस प्रकार से है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। इसके आंसर हमने वेबसाइट पर अपडेट कर रखे हैं, studyguru.com वेबसाइट पर। वो कैसे देखना है मैं बता दूंगा लास्ट में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद में हम आगे के प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है चौथा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र था। तो इसमें आपको वैद्यनाथ मिश्र करना है। इसके बाद में दूसरा है, निराला या रचनावली में कितने खंड हैं? निराला रचनावली में कितने खंड होते हैं? 8 खंड होते हैं। तो यहाँ पर इसमें 8 आपको लिखना होगा। इसके बाद में तीसरा है, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो है दोहा और चौपाई छंद है। तो इसमें दोहा और चौपाई छंद आपको लिखना है। इसके बाद में चौथा, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो विनय पत्रिका की रचना
किस भाषा में हुई? ब्रज भाषा में। तो आपको इसमें चौथे वाले में ब्रज भाषा आपको लिखना है। इसके बाद में पांचवा, कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। तो यहाँ पर इसमें आपको जयशंकर प्रसाद लिखना है। इसके बाद में है पांचवे के बाद में छठवा, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो ये फागुन की मादकता और सौंदर्य को प्रकट करती है। किसको? फागुन की मादकता और सौंदर्य को प्रकट करती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सभी आंसर मिल चुके हैं। इसके बाद में हम सत्य और असत्य देख लेते हैं। तो सत्य और असत्य में आपको सत्य और असत्य छांट कर लिखना है। तो पहला है, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। तो ये संस्मरण जो है इसमें कल्पना तत्व की प्रधानता नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद में हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। तो ये आपका सत्य रहेगा, दूसरा वाला। इसके बाद में है तीसरा, कहानी के 6 तत्व होते हैं। कहानी के कितने? 6 तत्व होते हैं। 6 तत्व होते हैं। तो ये असत्य है क्योंकि 6 तत्व नहीं होते हैं। इसके बाद में श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। तो बिल्कुल भेजा था। तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद में बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। तो ये सत्य है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, सत्य करना है आपको। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन छठवा, पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है। तो ये बिल्कुल असत्य है क्योंकि किसको नहीं भाती है? पर्वतीय सुंदर सभी को भाती है, इसलिए पर्वतीय जो सुंदरता है वो मन को बहाती है। और तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा? नहीं भाती है। तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद में 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। चलिए हम 2-2 नंबर के प्रश्न भी देख लेते हैं। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती है? इसके बाद में है 2-2 नंबर के प्रश्न, आप यहाँ पर देख सकते हैं। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके बाद में लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? तो ये भी आपको याद कर लेना। लेकिन हालांकि इसमें जो दिए हैं वो सभी आपको याद करना है इस क्वेश्चन पेपर में, और जो मैं बता रहा हूं कि बार बार रिपीट होते हैं तो उनको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। इसके बाद में बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो इसको भी आपको करना है। इसके बाद में गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी रिपीट होता है। इसके बाद में बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखी, ये भी आपको याद करना है। इसके बाद में बार बार रिपीट होता है वो है संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसके बाद में शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम भी लिखिए। तो ये भी इंपोर्टेंट है। व्याकरण के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको व्याकरण के तो सभी करना है। इसके बाद में गंतोक को मेंथकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो इसको भी आपको करना है, ये भी इंपोर्टेंट है। इसके बाद में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसको भी करना है। और कवि नाग अर्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखी। तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, इसको भी बार बार रिपीट होता है, इसको भी आपको कर लेना है। इसके बाद में नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखी, ये भी इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद में आ जाता है कवि सूरदास। अब कवि परिचय लिखने को आ जाता है। तो कवि सूरदास तुलसीदास की काव्यगत विशेषता एवं निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको जो कवि परिचय में किसका लिखने को आया है? सूरदास और तुलसीदास। तो ये दोनों कवि परिचय आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसमें आपको लिखना क्या है, जो पेपर में पूछा जाए वो लिखना है। जैसे इसमें क्या पूछा है, 2 रचनाएं पूछी हैं, तो आपको 2 रचनाएं लिखना है। 2 की जगह आप 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाव पक्ष पूछा है तो आपको भाव पक्ष लिखना है, और बाकी आपको ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों चीज लिखोगे, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद में दोनों चीज आपको लिख देना है, 1-1 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में फसल क्या है? फसल क्या है ये भी आपको कर लेना है। इसके बाद में उद्भव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसको आपको कर लेना है। इसके बाद में कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? और इसके बाद में स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? इसके बाद में काव्य की परिभाषा लिखी, ये इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रस किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, रस किसे कहते हैं?
और इसके बाद में चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद में अब आ जाता है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी और यतीत मिश्र का साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु पर आपको लिखना है, 2 रचनाएं लिखना है और भाषा शैली। तो इसमें क्या पूछा है, रचनाएं और भाषा शैली पूछी है, तो आपको ये दोनों चीज लिखना है। किसकी, राम वृक्ष बेनीपुरी और यतीत मिश्र। तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं, तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी का भी इंपोर्टेंट है, यतीत मिश्र का भी है। इसके अलावा और कुछ और जो हमने बताए हैं वेबसाइट पर अपडेट किए, तो वो आप देख लेना studyguru.com वेबसाइट पर चेक करके। इसके बाद में गद्य और पद्य, तो ये गद्यांश और पद्यांश है, हर बार लगभग अलग अलग आते हैं, कभी कभी ही रिपीट होते हैं। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको हिंदी के अच्छे से पार्ट और जितने भी पार्ट हिंदी के उनको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, तो आपको ये गद्य पद्यांश की तैयारी के लिए। तो इसके बाद में 19वां प्रश्न है, अनुशासन का महत्व विशेष पर अनुच्छेद लिखिए। तो अनुशासन के ऊपर क्या लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है। तो एक पैराग्राफ होता है अनुच्छेद, जो कि आपकी जो भी आप जिसमें से भी पढ़ रहे हो, किसी भी बुक में से पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएगा अनुच्छेद। तो वहां पर कौन कौन से अनुच्छेद को लेकर अगर आपको वीडियो चाहिए कि इंपोर्टेंट कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो वो भी हम आपको बता देंगे। इसके बाद में प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। तो प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच क्या लिखना है, संवाद लिखना है। तो ये आप चाहो तो अपने मन से भी लिख सकते हैं बनाकर, प्रिय खेल क्रिकेट के बारे में 2 मित्र बात कर रहे हैं किस किस के, जैसे कि आप सोच सकते एक आप खुद हो और दूसरा आपका कोई मित्र है, आप क्रिकेट पर एक चर्चा कीजिए और अपने शब्दों में लिख दीजिए। इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना सही तरीके से आपको। इसके बाद में पद्यांश, तो पद्यांश यहाँ पर आएगा। तो पद्यांश का मैंने बता दिया, इसके लिए आपको पाठ पढ़ने होंगे। और इसके बाद में अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रही ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आवेदन पत्र की हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, किसमें, व्याकरण वाले में। तो वहां पर आपको ये सभी पत्र वगैरह मिल जाएंगे जो कि इंपोर्टेंट है। टीसी का भी मिल जाएगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो कि बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इंग्लिश में ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। तो आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र और यहाँ पर जो परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु और डुप्लीकेट मार्कशीट, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद में अथवा में भी आता है, अपने प्रिय मित्र को बधाई, अपनी प्रिय मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखिए। तो ये पत्र लिखने को भी आता है, तो ये पत्र वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में है निबंध। अब आता है 4 नंबर का आपका निबंध। तो निबंध कौन कौन से आपको याद करना है, यहाँ पर कौन कौन से आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के बढ़ते चरण, वृक्षारोपण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, साहित्य और समाज। तो आपको जो याद करने हैं वो है विज्ञान के बढ़ते चरण, ये तो लगभग आता ही आता है। और इसके बाद में वृक्षारोपण, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो हमारे 2 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद में कंप्यूटर, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, तो ये भी इंपोर्टेंट है। और मेरा प्रिय खेल, ये भी इंपोर्टेंट है। साहित्य और समाज, ये भी इंपोर्टेंट है। तो आपको ज्यादा नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको कर लेना है विज्ञान के बढ़ते चरण, और साथ में आपको वृक्षारोपण कर लेना है, और करना चाहो तो कंप्यूटर वाला, ये तीनों कर लेना है। इसमें से आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए, इसके बाद में आगे जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में गद्यांश, तो गद्यांश को कैसे हल करते हैं, इसको लेकर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई, तो वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और ये पेपर है पूरा हमने बता दिया। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, वहां पर इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है बोर्ड परीक्षा का, जो कि आपके आने वाली 2025 की वार्षिक परीक्षा हिंदी के बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।